बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 17 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजाए मौत का फैसला सुनाया है। हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध में दोषी करार दिया गया है। 453 पेज के आदेश में आईसीटी ने बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री असादुज्जमा खान कमाल को भी मौत की सजा सुनाई है। आईसीटी ने उन्हें पिछले साल जुलाई अगस्त में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन को हिंसक तरीके से कुचलने और करीब 1400 प्रदर्शनकारियों की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। भारत में रह रही शेख हसीना ने सजा के बाद कहा कि मैं डरने वाली नहीं हूँ, मुझ पर लगे सभी आरोप झूठे हैं। फर्जी अदालत ने मेरे खिलाफ सजा का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद बांग्लादेश की अंतरिम मोहम्मद यूनुस सरकार ने हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर दी है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार से शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपने को कहा है। बांग्लादेश सरकार ने कहा है कि बांग्लादेश के विरुद्ध अपराधों के दोषी इन व्यक्तियों को शरण देना एक गंभीर उल्लंघन है और न्याय का उपहास होगा। हम भारत सरकार से इन दोनों दोषियों को तुरंत बांग्लादेशी अधिकारियों को सौंपने का आग्रह करते हैं। शेख हसीना को सौंपने के लिए दोनों देशों के बीच 2013 की संधि का हवाला दिया गया है। इस संधि का मतलब यह है कि अगर भारत का कोई अपराधी बांग्लादेश चला जाता है तो वहां की सरकार को उसे भारत को सौंपना पड़ेगा। ठीक इसी तरह अगर बांग्लादेश का कोई अपराधी भारत में पकड़ा जाए या फिर वहां से भागकर यहाँ आ जाए तो उसे लौटाने के लिए बांग्लादेश अपील कर सकता है। यानी भारत पर शेख हसीना के प्रत्यर्पण का दबाव बना हुआ है। हालांकि भारत ने इस पर दो टूक जवाब दिया है और कहा है कि पड़ोसी होने के नाते हम बांग्लादेश के लोगों के साथ हैं। हम बांग्लादेश में लोकतंत्र और स्थिरता के पक्ष में हैं। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत शेख हसीना को सौंप देगा, जो पिछले 5 अगस्त से भारत में हैं और यहाँ राजनीतिक शरण लिए हुए हैं। क्या भारत को शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपने के लिए मजबूर किया जा सकता है? ऐसे कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं, लेकिन समझने की बात यह है कि बांग्लादेश ने जिस संधि का हवाला भारत को दिया है उसे मानने के लिए भारत बाध्य नहीं है। दरअसल जेनेवा कन्वेंशन के अनुसार प्रत्यर्पण की संधि राजनीतिक शरण पर लागू नहीं होती है। वैसे भी संधि के मुताबिक शेख हसीना पर अपराध दोनों देशों में साबित होना जरूरी है, लेकिन हसीना के मामले में भारत में उन पर कोई भी अपराध साबित नहीं हुआ है। भारत कह चुका है कि बांग्लादेश में हसीना को निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा। कई जानकार ये मानते हैं कि यदि अपराध राजनीतिक प्रकृति का है तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। मौजूदा अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस शेख हसीना के राजनीतिक विरोधी माने जाते हैं, इसलिए भारत आसानी से यह तर्क दे सकता है कि यह पूरा मामला राजनीतिक है। मौजूदा परिस्थितियों में यह तर्क भारत के पास एक मजबूत आधार बन जाता है कि यह मामला राजनीतिक प्रतिशोध जैसा प्रतीत होता है और इसके अलावा यह कुछ भी नहीं। ऐसे में प्रत्यर्पण पर भारत जो फैसला लेगा उसे बांग्लादेश को मानना ही पड़ेगा। वहीं कुछ विशेषज्ञ यह मान रहे हैं कि भारत किसी भी हाल में शेख हसीना को बांग्लादेश को नहीं सौंपना चाहेगा, क्योंकि अगर भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप देता है तो फिर बांग्लादेश से आवामी लीग का नामो निशान ही मिट जाएगा। फिर वहां पर इस्लामिक ताकतें सत्ता में आ जाएंगी, जिसकी झलक आप अभी देख ही रहे हैं कि किस तरह से बांग्लादेश में इस्लामिक ताकतें मजबूत हो रही हैं और बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के हाथों में खेलने लग जाएगा। ऐसे में शेख हसीना को सौंपना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा भी हो सकता है। लिहाजा ढाका भले ही प्रत्यर्पण की मांग करता रहे, यूनुस छटपटाते रहे, लेकिन इसे मानना या न मानना पूरी तरह से भारत सरकार के विवेक पर निर्भर करेगा। इसलिए यह मानकर चला जाए कि भले बांग्लादेश जितनी रट लगा ले, भारत किसी भी हाल में अभी शेख हसीना को ढाका के हवाले नहीं करने वाला। दूसरी तरफ शेख हसीना को मौत की सजा जिस कोर्ट ने सुनाई है उसे लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल को शेख हसीना ने ही 2010 में बनाया था। इसी कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा सुनाई है, लेकिन इस ट्रिब्यूनल की वैधता को लेकर दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं।
दरअसल इस कोर्ट का नाम भले ही अंतर्राष्ट्रीय क्राइम्स ट्रिब्यूनल हो, लेकिन इसका अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट या किसी भी ट्रिब्यूनल से कोई वास्ता नहीं है। माना जा रहा है कि कोर्ट का यह फैसला यूनूस सरकार के इशारे पर हुआ है और इसका टारगेट अवामी लीग को खत्म करना है। अवामी लीग को 6 महीने पहले ही बैन किया जा चुका है। पहले आरोप में आरोपी शेख हसीना को दोषी पाया गया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दूसरे आरोप में जुलाई 2024 में बांग्लादेश में हुए जन विद्रोह के दौरान लगभग 1400 नागरिकों की हत्या और लगभग 25,000 लोग घायल हुए। इस दौरान लोगों के खिलाफ घातक हथियारों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन के इस्तेमाल की वजह से आरोपी शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी पाया गया। खासतौर से अशुलिया में 6 लोगों की हत्या कर उनके शव जलाने और चांकड़ पुल में 6 लोगों की हत्या के मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया। इन अपराधों के लिए उन्हें मृत्यु दंड की सजा दी गई। लेकिन अब भी बांग्लादेश में लीग का बड़ा कैडर है और शेख हसीना के बड़े समर्थक हैं। बांग्लादेश की आबादी करीब 18 करोड़ है, लेकिन वहां करीब 1.5 करोड़ अवामी लीग के सक्रिय सदस्य माने जाते हैं। ऐसे में शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर फिलहाल ज्यादा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। भले ही बांग्लादेश हसीना को भेजने के लिए कितना भी दबाव बनाए, लेकिन इस फैसले को मानना है या नहीं मानना है, यह भारत सरकार तय करेगी और यह सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के फैसले पर निर्भर करता है। दूसरी तरफ यह बताया जा रहा है कि हसीना 30 दिन के भीतर आईसीटी के फैसले के खिलाफ बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती हैं। लेकिन हसीना को अपील के लिए वहां खुद मौजूद होना पड़ेगा, जो मौजूदा हालात में संभव नजर नहीं आ रहा। यूनूस सरकार के रवैये के कारण फिलहाल शेख हसीना का बांग्लादेश जाना मुमकिन नहीं है। इस तरह के तमाम एक्सप्लेनर्स और बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर क्यों कर रहे हैं, कर लीजिए।